अस्सलामुअलैकुम। पारस अरीना के साथ होटल के कमरे में पहुंच गया। हैरी का कमरा दूसरा था। वो वीडियो कैमरा अरीना के कमरे में रखता हुआ बोला, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस गधे की असलियत मालूम करो। अगर ये काम का आदमी हुआ तो अच्छी बात है, वरना इसे भगा दो। ऐसा ना हो कि इसके पीछे दूसरे लगे हों और वो सब हमारे पीछे पड़ जाएं। अरीना ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर पाशा के पास आकर बोली, तुमने पहले ही नज़र में मुझे बेचैन कर दिया है। तुम मुझे महसूस कर रहे हो कि मैं आग हूं। मेरी आग में जलना चाहते हो तो पक्के दोस्त बन जाओ। मुझसे खुद को ना छुपाओ, अपनी जुबान खोलो। वो बोलने के दौरान ऐसी शरारतें कर रही थी कि वो पैदाइशी गूंगा होता तब भी बोल पड़ता। वो इब्रानी जुबान में बोला, मेरी जान, तुम सर से पांव तक क़यामत हो, मैं तुम्हारे सामने रिकॉर्ड की तरह बोलता रहूंगा। वो चौंक कर बोली, तुम हमारी जुबान जानते हो? ओ गॉड, फिर तो हम में से हो। सच बोलो, कौन हो तुम? तुम्हारा आशिक हूं, दीवाना हूं। तुम रिश्वत देती रहो, मैं बोलता रहूंगा। रिश्वत की क्या बात है, मैं तुम्हारी हूं। ये जिस्म तुम्हारा है, तुम मेरे हो, इसलिए असलियत नहीं छुपाओगे। तुमने अपने दोस्त हैरी से कहा था कि तन्हाई में मेरी जुबान खुलवाओगी, इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपनी रिश्वत पेश कर रही हो। वह हैरानी से बोली, तुम कैसे जानते हो कि मैंने हैरी से ऐसी बात कही थी? क्या तुम हमारे करीब छुपे हुए थे? नहीं, मैं बहुत दूर था और तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करूं तो हैरान रह जाओगी। तो फिर मुझे हैरान कर दो, मुझे हमेशा के लिए अपना लो। पहले हम मोहब्बत करेंगे, फिर बातें करेंगे। वो अलग हो गई, उससे दूर जाकर बोली, तुम औरत को इतना नहीं जानते, मैं तुम्हें अकल सिखाती हूँ। औरत इससे मुतासिर होती है जो गैर मामूली होते हैं, लिहाजा पहले गैर मामूली सलाहियतों से मुझे मुतासिर करो। वो फ़ख्र से सीना तान कर बोला, मैं गैर मामूली समातो बसारत का हामिल हूँ। हज़ारों मील दूर की आवाज़ें किसी आले के बगैर सुन लेता हूँ और गहरी तारीकी में हर चीज़ को साफ तौर से देख लेता हूँ। वो बेयकीनी से बोली, अगर मैं कमरे की तमाम लाइट्स बुझा दूँ तो तुम मुझे देख सकोगे? सांझ को आंच क्या है, बुझा कर देख लो। उसने स्विच बोर्ड के पास आकर तमाम लाइट्स बुझा दी। कमरे में ऐसी गहरी तारीकी छा गई कि वो खुद अपने आप को नहीं देख सकती थी। पाशा ने कहा, तुम संभल संभल कर मेरे बाएं जानिब सोफे के पास जा रही हो। ठहरो, रुक जाओ, वरना सोफे से टकरा जाओगी। वह रुक गई। उसने अपना दाएं हाथ बुलंद किया। पाशा ने कहा, तुमने अपना दाएं हाथ उठाकर एक उंगली दिखा रही हो और अब 3 उंगलियां दिखा रही हो। वो शदीद हैरानी से बोली, ओ गॉड, तुम तो बड़े बाकमाल हो। अब बताओ मैं क्या कर रही हूँ? वो बोला, तुमने मेरी तरफ अपनी पुश्त की है। जरा गौर से देखकर कुछ और बताओ। गौर से देखने की जरूरत ही नहीं। वो तारीकी में दोनों बाहें फैलाकर बोली, हाय, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम मेरे इतने काम के आदमी हो कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पाशा ने आकर उसे बाजू में उठा लिया। एक हसीना उसकी दीवानी हो रही थी। वो खुद को फातिह आजम समझकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने स्विच बोर्ड के पास आकर लाइट्स ऑन कर दी। वो गले का हार बन रही थी और पाशा खोपड़ी से बाहर होता जा रहा था। उसने बिस्तर के सरहाने रखे हुए टेलीफोन के पास उसे पहुंचाया, फिर कहा, तुम फोन पर हैरी से बातें करो, मैं बाथरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लूंगा। जब तुम फोन बंद करोगी तो मैं बाथरूम से निकलकर बताऊंगा कि हैरी तुमसे फोन पर क्या कह रहा था। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। पाशा ने बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, हैरी को मेरी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में कुछ ना बताना, मैं उसे राजदार नहीं बनाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोली, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया हो, मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा कर रखूंगी। उसने बाथरूम के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। वहां एक दीवार से टेक लगाकर अरीना की आवाज़ पर तवज्जो देता रहा और फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। हैरी पूछ रहा था, हेलो, तुमने बड़ी जल्दी फ़ोन किया है, क्या उसे भगा दिया है? नहीं, वो बाथरूम में गया है, तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन कर रही हूँ कि मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, वो गूंगा नहीं है, यूरोप के किसी मुल्क का बाशिंदा है। तुमने उसे यह क्यों नहीं पूछा कि किस मुल्क से उसका ताल्लुक है और वो क्यों गूंगा बना हुआ है? मैं सारी बातें मालूम कर लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? अभी जो वीडियो फिल्म तैयार की थी उसे स्क्रीन पर देख रहा हूँ। तुम उसे कब तक भगाओगी? ये मेरा ज़ाती मामला है, हो सकता है मैं खुद उसके साथ भाग जाऊँ। ऐसी हमाकत ना करना। मैं उस पहाड़ को रेजा रेजा करके उसका मलबा होटल के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, ज़्यादा डींगे ना मारो, मैं अब सुबह फ़ोन करूंगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। पाशा ने बाथरूम में आकर कहा, तुम्हारा वो सैंडो साथी मुझे पहाड़ को रेजा रेजा करके मेरा मलबा होटल के बाहर फेंक देगा? वह हैरानी सोचकर बोली, वाकई वो बिल्कुल यही कह रहा था। वह हैरी की दूसरी बातें भी बताने लगा। वह दौड़ती हुई आकर उसे लिपट गई, हैरत से मुसर्रत से कहने लगी, भाई गॉड, तुम दुनिया का 8वां अजूबा हो। तुम्हें अपनी गैर मामूली सलाहियतों से काम लेना नहीं आया। मैं तुम्हारे जरिए सारी दुनिया में तहलका मचा दूंगी। पहले तुम अपने बारे में बताओ कि यहाँ क्या करते फिर रहे हो। मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने पहाड़ को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। पहाड़ 2 तरह से गिरता है, जलजले से या औरत से, और जब गिर जाता है तो फिर वो पहाड़ नहीं रहता। दूसरे कमरे में हैरी खुली हुई खिड़की के पास खड़ा ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अरीना के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे कोई मर्द साथी दिया जाए या फिर मुझे वापस बुला लिया जाए। दूसरी तरफ से पूछा गया, आखिर बात क्या हो गई? क्या अरीना नाअहल है? कोई काम बिगाड़ रही है? मैं उसकी नाअहली की शिकायत नहीं कर रहा। वो निहायत ज़हीन और तेज़ तरार है। जिस काम में हाथ डालती है उसमें कामयाबी हासिल करती है, लेकिन वो कभी कभी मसाइल भी पैदा कर देती है। आप जानते हैं कि वो कैसी जज्बाती औरत है। हम अरीना को तुमसे ज़्यादा जानते हैं।
वो जज्बात में बहने के दौरान भी कोई कारनामा दिखा देती है। हमें ये बताओ वो हमारे मिशन को क्या नुकसान पहुंचा रही है। वो एक ऐसे शख्स को अपने कमरे में ले गई है जो निहायत पुरस्कार है। वो एक गूंगे कश्मीरी के भेष में था, जाहिर है वो अकेला नहीं होगा। उसके आगे पीछे कुछ और पुरस्कार लोग होंगे जो इस होटल तक आ चुके होंगे और आइंदा हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। तुम कमरे से बाहर जाओ और देखो कि तुम्हारा शुबा किस हद तक दुरुस्त है। क्या मशकूक अफराद तुम दोनों की निगरानी कर रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो हम अरीना से पूछेंगे कि वह ऐसा खतरा क्यों मोल ले रही है। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया। हैरी ने नागवारी से ट्रांसमीटर को देखकर इसे ऑफ कर दिया। रात गुजरने ही वाली थी, 4 बज चुके थे। एक आध घंटे के बाद तारीकी छटने वाली थी, सुबह का नूर फैलने वाला था। शीतारा की नींद उड़ी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि लाल चौक के किसी मकान से जल्द ही पारस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी। उसने एक मुखबर के पास आकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक छोटे से इलाके में मतलूबा शख्स की निशानदेही हो चुकी है और वहां से तुम उस शख्स को बरामद नहीं कर रहे हो? मैडम, मैंने सुराग लगाया था कि मुराद अली नाम का एक शख्स अपने मकान में एक औरत और 4 मर्दों को मेहमान बनाकर लाए। मैं उधर गया तो कोई नहीं था। उस मकान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं पूरे रिहायशी इलाके में गश्त कर रहा हूँ, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो दूसरे मुखबर के पास आई। वो बोला, मैडम, मैं शादी वाले एक घर में मुसलमान बनकर गया, लेकिन उन्होंने मेरे सामने गाय का गोश्त रखा तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। मेरा भेद खुल गया। उन्होंने वार्निंग दी कि मैं इस इलाके से ना गया तो वो बात काट कर बोली तो वो गोली मार देंगे और तुम दुम दबाकर भाग आए। मैडम, लाल चौक के मुसलमान पुरअमन रहते हैं और भारतीय फौज से ताउन करते हैं। ऐसे ताउन करते हैं कि बागियों को अपने घर में छुपा कर रखते हैं। जब कोई बागी उनके घरों में पकड़ा जाए तब उन्हें इल्ज़ाम दिया जाएगा। फिलहाल श्रीनगर में अमन अमान कायम रखने के लिए लाल चौक के मुसलमानों को पुरअमन शहरी कहना ही पड़ेगा। शीतारा उधर से मायूस होकर एक मुखबर औरत के पास आई। वो एक शादी वाले घर में थी और खवातीन की महफिल में ताड़ने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ वो कश्मीरी औरत कौन है जो 4 बागियों के साथ आई है। औरतें पेट की हल्की होती हैं। एक के कान से दूसरी के कान तक होती हुई बात जासूसा के कान तक पहुंची कि वो जो सुरमई रंग के लिबास में हसीन औरत बैठी है वो कहीं बाहर से आई है। उसके साथ एक मर्द है जो मर्दों की महफिल में मौजूद है। शीतारा ने जासूसा से कहा, इस कश्मीरन के पास जाओ और इससे बातें करो। ये तस्दीक करो कि इसका नाम आफरीन है और इसके साथ जो है उसका नाम पारस है। जासूसा आफरीन के पास आकर बैठ गई, फिर कान के करीब बोली, ब्रादर, पारस ने कहा, अगली गली में एक जासूस और 4 फौजी आए हुए हैं। तुम चुपचाप पिछली गली में जाओ, पारस उधर आ रहा है। आफरीन ने परेशान होकर पूछा, पिछली गली किधर है? मेरे साथ चलो, मैं पहुंचा दूंगी। वह जासूसा के साथ उठकर खड़ी हो गई, फिर वहां से जाने लगी। शीतारा ने पूरी तरह तस्दीक कर ली कि वह आफरीन है। तभी पारस की हदायत पाकर पिछली गली की तरफ जा रही है। वो पारस की दुश्मन थी, लेकिन जान लेना नहीं चाहती थी। उसे गिरफ्तार कराने के बाद हिसाबी कमजोरियों में मुब्तला करके उसे अपने ज़ेर असर रखना चाहती थी, लेकिन आफरीन सौकन थी, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि आफरीन और पारस के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए। समदू एक अजीब दीवाना था। उसे मर्दों की महफिल में सुकून नहीं मिल रहा था। वो बार बार उस हिस्से में आता जहां खवातीन शादी की खुशियां मना रही थी। वो एक तरफ खड़ा रहकर आफरीन को देखता रहता। वो बाहर आफरीन थी। उसे देखते रहने से समदू के दिल में बाहर के झोंके आते रहते। इस बार आकर उसने देखा तो चौंक गया। आफरीन अपनी जगह से उठकर एक औरत के साथ कहीं जा रही थी। वो वहां की तमाम जासूस मर्दों और औरतों को पहचानता था। वो आफरीन के साथ शामियाने के साय में चलती हुई उसे मकान के पिछवाड़े ले जा रही थी। वो तेजी से चलते हुए मर्दाना महफिल से गुजरता हुआ मकान की दूसरी तरफ से पिछली गली की तरफ जाने लगा। पारस मेजबान के रिश्तेदारों के दरमियान बैठा बातें कर रहा था। उसकी नज़र समदू पर गई। वो जिस अंदाज में तेजी से जा रहा था उससे उसकी बदहवासी और परेशानियां यहाँ थी। वो भी मेजबान से माजरत चाहते हुए उठकर खड़ा हो गया। जासूसा आफरीन को साथ लेकर पिछली गली में आ गई। गली दूर तक वीरान थी। आफरीन ने पूछा, पारस कहाँ है? वह अचानक रिवॉल्वर निकालकर एक कदम पीछे गई, फिर उसे निशाने पर रखकर बोली, मैं तुमसे पूछती हूँ कि पारस कहाँ है और यहाँ किस भेष में है? आफरीन ने उसे हकारत से देखकर पूछा, अच्छा तो तुम मौत की धमकी देकर मेरी जान का पता पूछ रही हो? जासूसा की जुबान से शीतारा बोल रही थी, तू उसे अपनी जान कह रही है, गोली चलेगी तो तेरी जान निकल जाएगी। आफरीन ने कहा, इसके बाद तो किसी से उसका पता ठिकाना मालूम नहीं कर सकेगी। जब गोली चलने की आवाज़ दूर तक जाएगी तो तेरी लाश के पास बहुत से लोगों के साथ तेरा यार भी यहाँ आएगा। जो तेरी लाश के साथ ज़्यादा अपनायत का इजहार करेगा वही पारस होगा। वो परेशान हो गई कि मरने के बाद भी उसके महबूब का सुराग मिल जाएगा। शीतारा ने हंसते हुए कहा, तेरी मौत यकीनी है। मैं चाहती हूँ कि पारस की आंखों के सामने तुझे गोली मारूं और उस हरजाई और खुदगर्ज को यह जता दूं कि वो मुझसे दगा करके किसी भी हसीना के साथ सुकून से नहीं रह सकेगा। आफरीन ने कहा, अच्छा अब समझी तुम शीतारा हो। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे सौकन समझकर मारने आई हो। इस तरह ये तस्लीम कर रही हो कि मैं पारस की चहेती हूँ। यू शट अप, अभी सारी चाहत खत्म हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि गोली खाकर पारस की आगोश में दम तोड़ो तो बताओ वो किस भेष में है। मैं उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दूंगी। हर चाहने वाली की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने महबूब की आगोश में जान दे, लेकिन मैं ये अपनी आखिरी ख्वाहिश खुद ही पूरी होने नहीं दूंगी। तो फिर ले और मर हराम मौत। उसने निशाना लिया। उसी वक्त समदू उछलकर उनके दरमियान आ गया। आफरीन के आगे ढाल बनकर जासूसा से बोला, पारो रुक जाओ, गोली न चलाओ। जासूसा पारो ने कहा, समदू सामने से हट जाओ, ये बागियों की साथी है।
तुम गलत समझ रही हो, ये मेरे चचा की बेटी है, बहुत अरसा बाद यहाँ आई है। अगर ये तुम्हारी रिश्तेदार है तो पारस से इसका क्या ताल्लुक है? इस गुफ्तगू के दौरान शीतारा समधू के दिमाग में आ गई। उसके ख्यालात पढ़ते ही मालूम हो गया कि ये कमांडर का वही मुखबर है जिसे उसने गांव में राब्ता किया था और गुस्सा आने पर उसके दिमाग में जलजला पैदा किया था। अब उसके ख्यालात ने बताया कि वही पारस आफरीन पाशा और होमर को लाल चौक के इलाके में लाए। वो पारो के दिमाग में वापस आकर समधू की तरफ गुस्से से थूकती हुई बोली, कुत्ते, तू ही नहीं यहाँ लाया है। मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया था। दोबारा तेरे दिमाग में आती तो मुझे सारी रात जागना न पड़ता। बहुत पहले ही तुम सबका काम तमाम कर देती। ले, पहले तू ही मर, तेरे बाद ये मरेगी। उसने ठाई से गोली चला दी। समधू गोली खाकर लड़खड़ाया। पारो अब आफरीन का निशाना ले रही थी। वो गिरने से पहले पलट कर आफरीन से लिपट गया। दूसरी गोली भी उसके जिस्म में पैवस्त हो गई। आफरीन ने चीख कर कहा, समधू मुझे छोड़ दो, मेरे हिस्से की मौत कबूल ना करो। पारो ने तीसरी बार आफरीन का निशाना लिया। उसी वक्त पारस पहुंच गया। उसने पारो को गोली मार दी। आफरीन समधू के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसका सर अपने बाजू में लेकर बोली, समधू ये तुमने क्या किया? हर चाहने वाले की ख्वाहिश होती है कि वह अपने महबूब की आगोश में जान दे। समधू ने उसके आगोश में मुस्कुराकर जान दे दी। पारो गोली खाकर जमीन पर गिरी थी। रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। वो आखिरी सांस पूरी करने से पहले इस रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। पारस ने आकर उस रिवॉल्वर को उठा लिया। वो अटक अटक कर बोली, पारस मैं तुम्हें जरूर गिरफ्तार कराऊंगी। वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन पारो ने दम तोड़ दिया। वहां शादी के तमाम घर वाले दौड़े चले आए। आफरीन समधू पर झुकी हुई रो रही थी। पारस ने समधू के सर पर हाथ रखकर कहा, यह तुम्हारा सच्चा आशिक था। आखिर इसने जिद पूरी कर ली, तुम्हारे लिए जान दे दी। मेजबान ने करीब आकर कहा, मेरे अजीज मेहमानों, तुम दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। शहीद समधू की आखिरी रसूमात हम अदा कर देंगे। तुम यहां से फौरन चले जाओ, खुदा के लिए एक लम्हा भी ज़ाया न करो। पारस ने आफरीन को हाथ पकड़कर उठाया, फिर कुछ कहे बगैर उसे खींचते हुए एक तरफ तेजी से जाने लगा। ऐसे वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। शीतारा कह रही थी, मैं तुम्हें श्रीनगर से बाहर नहीं जाने दूंगी। जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मैंने कई बार खुद को तुम्हारे हवाले नहीं किया और कई बार तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना नहीं चाहा? तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे जीवन साथी बन सको। मैं तुम्हें गुलाम बनाकर रखूंगी। अगर इनकार करोगे तो इस शहर के किसी रास्ते या गली में फौजी तुम्हें गोली मारकर जख्मी करेंगे। फिर मैं तुम पर तनवीमी अमल करके तुम पर हुकूमत करूंगी। तुम ये ख्वाब देखते देखते बूढ़ी होने लगी हो। जाओ कमरा बंद करके आईना देखो, पता चलेगा कि मैंने तुम्हें सेकंड हैंड बना दिया। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर गुस्से से खड़ी हो गई। पारस ने उसे सेकंड हैंड कहकर तैश दिलाया था। सच बात जहर लगती और यह सच था कि वो अपनी दोशीजगी खो चुकी है। पारस के सामने गुरूर दिखाने के लिए उसके पास क्या था? वो कमांडर के पास आकर बोली, लाल चौक में तुम्हारे एक मुखबर समधू और दूसरी मुखबर पारो की लाशें पड़ी हुई हैं। पारस उन्हें कत्ल करके वहां से फरार हो रहा है। उसके साथ एक कश्मीरी औरत है। श्रीनगर के तमाम इलाकों में गश्त करने वाले फौजियों को हुक्म दो कि कश्मीरी औरत को देखते ही गोली मार दें और पारस को जख्मी करके गिरफ्तार कर लें। फौरन हुक्म सादिर करो। कमांडर ट्रांसमीटर के जरिए शहर में गश्त करने वाले तमाम फौजियों को यही हुक्म देने लगा। शीतारा उसके अंदर रहकर दूसरे फौजी अफसरान के पास पहुंचती रही और उनकी मुस्तादी देखती रही, लेकिन वो बारहा आजमा चुकी थी कि पारस एक गीले साबुन की तरह बंद मुट्ठी से भी फिसल जाता है। वो सोचने लगी, मैं गुस्से में बहुत गलतियां करने लगी हूँ। मैंने समधू को ख्वामखा गोली मारी। अगर मैं खामोशी से उसके अंदर रहती तो वो पारस वगैरह के साथ रहता और मैं उसके अंदर रहकर बड़े सब्र तहम्मुल से पारस को जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमा लेती। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं पारस ही के मामलात में गलतियां कर बैठती हूँ, फिर बाद में पछताती हूँ। एक और मसला था कि पारस के दिमाग में ज्यादा देर रहने के बावजूद उसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। थोड़ी देर पहले इतना ही मालूम हुआ था कि वो आफरीन का हाथ पकड़कर कहीं जा रहा है। उसकी अगली मंजिल कहाँ है ये मालूम ना हो सका। एक तदबीर सोची कि अगर वो अपने मामूल और ताबेदार इवान रास्का को बुलाए और उससे ताकीद करे कि वो पारस को बातों में उलझाए रखेगी, ऐसे वक्त रास्का उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहेगा। इस तरह उनके आइंदा मंसूबों का इल्म होता रहेगा। यूं भी वह सारी रात की जागी हुई थी। इवान रास्का को अपनी जगह ख्याल खाने के लिए छोड़कर 2-4 घंटे आराम से सोना चाहती थी। वो ख्याल खानी की परवाज करती हुई साजिद अली यानी इवान रास्का के दिमाग में पहुंची। साजिद ने सोचा हमें से कोई ख्याल खानी करने वाला है, लेकिन शीतारा के मुखातिब करते उसने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर चंद लम्हों तक सकते में रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रास्का ने अपनी मालका के आने पर उसे सांस रोककर भगाया है। इन्हीं चंद सेकंड में उसने मालूम कर लिया कि वह त्यारे में सफर कर रहा है। ये और हैरानी और बेयकीनी की बात थी। रूसी आका उसे महल की 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं जाने देते थे। बात समझ में आ गई कि वह फरार हो रहा है। किसी ने उसे तनवीमी अमल के जरिए उसके शहर से निजात दिलाई है और अब उसे अपना ताबेदार बनाकर ले जा रहा है। वो ये नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका मामूल किसी दूसरे के जेर असर रहकर आज़ादी हासिल करे। दिमाग में फौरन ये बात आई कि अभी वो फरार होने वाला रूसी सरहद में है तो उसका रास्ता रोका जा सकता है। रूसिया काबरीन को इतला देकर उसे गिरफ्तार कराया जा सकता है। वो दूसरी बार उसके दिमाग में आकर बोली, ठहरो, सांस ना रोकना, वरना मैं तुम्हारे फरार के रास्ते रोक दूंगी। उसने पूछा, क्या चाहती हो? क्या मेरी रिहाई से तुम्हें कोई नुकसान पहुंच रहा है?
क्या ये नुकसान नहीं है कि तुम मेरे तनवीम अमल से निकलकर दूसरे से सैरज़दा हो गए हो? मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि मुझे किसी ने सैरज़दा नहीं किया। ये तुम मुसलमानों की तरह अल्लाह ताला क्यों कह रहे हो? गॉड या खुदावंद यसू क्यों नहीं कह रहे? मैंने दीन इस्लाम कबूल किया है, कलमा हक पढ़ा है। ईवान रास्का की ज़िंदगी तमाम हो चुकी है। मेरा नाम साजिद अली है। वो शदीद हैरानी से बोली, ये क्या बक रहे हो? कि मुझे बातों में उलझाकर रूस की सरहद पार करना चाहते हो? नहीं, 3 घंटे से पहले त्यारा सरहद पार नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा। मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, मेरे ख्यालात पढ़ लो। वो ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला कि वाकई वो इस्लाम कबूल कर चुका है। उसका नाम साजिद अली है और उसकी पुश्त पर फरहाद के ख्याल ख्वानी करने वालों की पूरी टीम है। उसने सोचा था कि साजिद अली को धमकियां देकर उसके जरिए त्यारे के पायलट तक पहुंचकर त्यारे को वापस मॉस्को ले आएगी, लेकिन मेरा नाम सुनकर समझ गई कि इस त्यारे के पायलट और मुसाफिरों पर मेरे कई ख्याल ख्वानी करने वालों का कब्जा है और वह तनहा साजिद का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो फौरन ही मास्क मैन के पास पहुंची। वो महल के अंदर साजिद के कमरे में उसके बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसने झिंझोड़ कर उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा, कहने लगा, मैं कहाँ हूँ? तुम महल के अंदर ईवान रास्का के बिस्तर पर हो। वो तुम्हें यहाँ सुलाकर फरार हो गया है। उसका त्यारा भी मुल्क की हदूद में है। फौरन एयरफोर्स से राब्ता करो, उस त्यारे को रोको। मास्क मैन वहां से उठकर दौड़ता हुआ उस कमरे में आया जहां चारों तरफ टीवी स्क्रीन पर महल के हर हिस्से का मंजर दिखाई देता था। वहां का इंचार्ज सिक्योरिटी अफसर एक कुर्सी पर मुर्दा बैठा हुआ था। मास्क मैन ने टेलीफोन के जरिए फजाइया के आला अफसर से राब्ता किया, फिर कहा, मैं मास्क मैन बोल रहा हूँ। आला अफसर ने कहा, तुम मास्क मैन बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे मुंह में जुबान है, बोलते रहो। मास्क मैन ने गरज कर पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? हमारा टेलीपैथी जाने वाला ईवान रास का एक त्यारे में फरार हो रहा है। मास्क मैन, तुम्हारी इतला क्लियर है, इस त्यारे में ईवान रास का नहीं, साजिद अली जा रहा है। शीतारा उसके दिमाग में थी, फौरन ही बोली, वक्त ज़ाया न करो, उसका मौजूदा नाम साजिद है। अपने फाइटर त्यारों को उसके पीछे लगाओ ताकि वो उस त्यारे को घेर कर मास्क को वापस ले आए। वो कैसे वापस ला सकते हैं? तो मास्क मैन के अंदर बोल रही हो? मैं फिजाइया के अफसर के अंदर बोल रहा हूँ। वो एकदम से चौंक कर बोली, कौन हो तुम? पारस का बाप। मैंने जैसे लाहौल पढ़ा हो, वो सुनते ही भाग गई। उसका ख्याल था कि साजिद को वहां से रिहाई दिलाते वक्त हम रूसी एयरफोर्स को शायद नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन हमने फिजाइया के हर बड़े अफसर के दिमाग में पहुंचने की गुंजाइश बना रखी थी। वहां के हुकाम के दिमागों में भी पहुंच सकते थे। मगर साजिद का त्यारा परवाज करने लगा तो हम सब टेलीपैथी जाने वाले त्यारे के पायलट, एयर होस्टेस, स्टीवर्ड और एक आला हाकिम के 2 बॉडीगार्ड्स के अंदर पहुंचे हुए थे। शीतारा ने साजिद के पास आकर उसकी रिहाई को चैलेंज करने की गलती की। चैलेंज करते वक्त उसे मालूम नहीं था कि साजिद की पुश्त पर हम हैं। मैंने उसका चैलेंज सुनते ही एयरफोर्स के अफसर को काबू में किया था। इस तरह बेचारी को नाकामी हुई। वैसे वो बेचारी बड़ी जिद्दी और हठधर्म थी। कसम खा चुकी थी कि साजिद उसके जेर असर नहीं रहेगा तो फिर रूसियों की ही कैद में रहेगा। उसने हिसाब लगाया कि मेरे कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हो सकती हैं और वह सब तैयार में एयरफोर्स के अफसरान के अंदर होंगे। लिहाजा एक आध रूसी हाकिम से रब्ता करना चाहिए। वो एक हाकिम के पास आ गई। उस पर कब्जा जमा कर मालूम किया कि रूसी फिजाइया के दूसरे अड्डे कहाँ हैं। ग्रोडनो शहर रूस की मगरबी सरहद पर है। इस शहर के बाद पोलैंड का पहला शहर वारसा है। शीतारा ने हाकिम के जरिए ग्रोडनो के फौजी आला अफसर से रब्ता किया। हाकिम उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, हमारे टेलीपैथी जाने वाले ईवान रास्का को अगवा किया जा रहा है। उसके अगवा के जिम्मेदार फरहाद और उसके कई टेलीपैथी जाने वाले अफराद हैं। उन्होंने मास्को की फिजाइया के अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमाया हुआ है ताकि उस त्यारे को रोका न जा सके जिसमें उसे अगवा किया जा रहा है। आला अफसर ने पूछा, उस त्यारे ने कब परवाज की और वह किस तरफ जा रहे हैं? हम मास्को के एयरपोर्ट के टावर से ये मालूम नहीं कर सकेंगे। टावर के अहम अफराद पर भी फरहाद का कब्जा होगा। वैसे अकल कहती है फरार होने के लिए सबसे करीबी सरहद यही ग्रोडनो की है। यह सरहद पार करके वो पोलैंड चले जाएंगे। उसी वक्त आला अफसर के मातियत ने कहा, सर, हॉटलाइन पर मास्क मैन है। आला अफसर ने दूसरा फ़ोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर मास्क मैन, फरमाइए। वो बोला, यहाँ गजब हो गया है। हमारे टेलीपैथी जाने वाले को उस त्यारे में अगवा किया जा रहा है जिसमें हमारे आला हाकिम सफ़र कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे आला अहदेदार टेलीपैथी जाने वालों के कब्जे में है। अगर वो मेरे जरिए तुम्हारे दिमाग में पहुंचेंगे तो तुम भी उस त्यारे को रोक नहीं सकोगे। फिर भी मैं तुम्हें रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। उस वक्त हम में से कोई मास्क मैन के पास नहीं था, इसलिए ग्रोडनो के आला अफसर ने एयरफोर्स के कमोडोर्स को अहकामात सादिर किए। आधे घंटे के अंदर कई फाइटर त्यारे मुकर्रा एयरपोर्ट से परवाज करते हुए उस अगवा होने वाले त्यारे की तरफ आने लगे। शीतारा का असल टारगेट पारस था। वो साजिद की राह में रुकावटें पैदा करके उधर चली गई। हम सब ख्याल ख्वानी के जरिए त्यारे के अंदर मोहतात थे। कभी कभी मास्को के तमाम अफसर और हुक्काम के अंदर झांक कर चले आते। सानी ने कहा, पापा एक हाकिम ने ग्रोडनो एयरफोर्स से रब्ता कायम किया था। वहां से कई त्यारे परवाज कर चुके हैं। जल्दी इस त्यारे का मुहासरा होने वाला है। मैंने सलमान से कहा, तुम पायलट के दिमाग में जंप करो ताकि वो मुहासरे से मुतासर ना हो। जेरी और थर्माल ने दोनों बॉडीगार्ड्स की गन्नें खाली करा दी। तमाम कारतूस टॉयलेट के कमोड में फेंकवा दिए। फिर उनके दिमागों में बोलने लगा, जो आला हाकिम के अंदर और सुल्ताना उसके सेक्रेटरी के अंदर बोलने लगी, तुम सब ट्रैप किए गए हो, लिहाजा यहाँ जैसे भी हालात पैदा हों तुम सब सुकून से बैठे रहोगे। अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। एक बॉडीगार्ड ने अपनी गन सीधी करके कहा, कौन मेरे अंदर बोल रहा है, सामने आओ।
साजिद ने कहा, गधे हो, सामने बुलाकर क्या करोगे, तुम्हारी गन खाली है। दोनों बॉडीगार्ड्स ने अपनी गनों को चेक किया तो बौखला गए। उन्हें पता ही ना चला कि वो कब टॉयलेट में गए थे। लोग पेट खाली करके आते हैं, वो गन्ने खाली करके आ गए थे। एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर साजिद से पूछा, तुम त्यारे में कहाँ से आ गए? वो साजिद का गिरेबान पकड़ने वाला था, लेकिन दिमाग को ऐसा झटका लगा कि वो गिरकर तड़पने लगा। हॉस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह सहम कर सीट पर बैठे रहे। फिर वो तड़पने वाला बॉडीगार्ड भी अपनी सीट पर बेल्ट बांधकर शराफत से बैठ गया। पहले उन सब के दिमाग हमारे कब्जे में थे, मौजूदा हालात के तहत उन्हें आज़ाद किया गया। तब उन्हें मालूम हुआ कि साजिद इस त्यारे में एक इजाफी मुसाफिर है और वह सब अगवा किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने खिड़कियों से बाहर देखा, कई रूसी फौजी त्यारे दाएं बाएं परवाज कर रहे थे। मैं, सानी, जेरी और थर्माल पायलट के दिमाग में आ गए। उसने वायरलेस ऑन रखा था, उसके कानों से जो हेडफोन लगा हुआ था उसके जरिए आवाज़ आ रही थी। हेलो हेलो मिस्टर पायलट, क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे त्यारे की परवाज़ गैर कानूनी है? सलमान ने पायलट की जुबान में कहा, जब यह त्यारा मास्को से चला तो इसकी परवाज़ कानूनी थी। मास्को टावर से पूछ लो। पूछ लिया जाएगा, यहाँ से वर्षा का हवाई अड्डा करीब है, त्यारे को वहीं उतारो। सॉरी, यह त्यारा वर्षा नहीं, पोलैंड के शहर वारसा जाकर उतरेगा। यह सोवियत यूनियन का त्यारा है, सरहद पार पोलैंड नहीं जाएगा, हम वार्निंग देते हैं। अगर इसे वर्षा में ना उतारा गया तो हम इसे तबाह कर देंगे। इस त्यारे में तुम्हारे मुल्क का आला हाकिम, उसका पीए, हॉस्टेस, स्टीवर्ड और बहुत ही काबिल पायलट है। बाकी हम ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ हैं। त्यारा तबाह होगा तो हम लोग घर पहुंचेंगे और तुम्हारे लोग जहन्नुम में। दूसरे त्यारे से जो पायलट बोल रहा था उसके अंदर सानी पहुंची हुई थी। वो उसकी जुबान से बोली, अच्छी बात है, हम वापस जा रहे हैं। वो अपने त्यारे का रुख फेरने लगा और परेशान होने लगा कि मुहासरा छोड़कर वापस क्यों जा रहे। दूसरे त्यारे से पूछा गया, हेलो कॉमरेड, तुम हमें वापस क्यों ले जा रहे हो? वो सानी की मर्जी के मुताबिक बोला, इस त्यारे में हमारे मुल्क के अहम अफराद हैं, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और ना ही उन ख्याल ख्वानी करने वालों से अपनी कोई बात मनवा सकेंगे। फिर ख्वाम का उनका मुहासरा और ताक़ुब क्यों किया जाए? वो तमाम त्यारे वापस जा रहे थे। गुरोडनों की फ़िज़ाइया के आला अफसर ने पूछा, वापस क्यों आए हो? सानी ने उसके अंदर आकर कहा, तुम्हारे वो तमाम त्यारे मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं तुम्हारे दिमाग के रनवे पर उतर चुकी हूँ, आराम से बैठे रहो। अब उनके पास साजिद को रोकने की कोई सूरत नहीं थी। साजिद इस मुल्क से क्या निकल रहा था? वहाँ के हुक्मरानों का कलेजा निकल रहा था। उन्होंने एक टेलीपैथी जानने वाले को बरसों दुनिया वालों से छुपा कर कैद कर रखा था। अब वो उसे रिहाई पाने से रोकने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए सब्र कर रहे थे। वो तैयार वक्त मुकर्रा पर वारसा पहुंच गया। एयरपोर्ट पर त्यारे से उतरने के बाद साजिद ने आल हाकिम से कहा, तुम लोगों ने यरगमाल बनकर मुझे यहाँ पहुंचाया, अब चाहो तो अपने मुल्क वापस जा सकते हो, यहाँ से मेरी मंजिल दूसरी है। दूसरे दिन रनवे पर फ्रांस का एक खुसूसी त्यारा साजिद का मुंतजिर था। वहां से वो पेरिस जाकर जनाब अली असदुल्ला तबरेजी के हुजरे में हाजिरी देने वाला था। इसके बाद लाहौर जाने वाला था। वो कपड़े का बैग कहाँ जा रहा है? वो गुब्बारे गैर मामूली दुआओं और फार्मूलों को कहाँ ले जा रही हैं? आदिल और हीरो सर उठाकर बुलंदी पर जाने वाले बैग को देख रहे थे। सारा खुशी से उछल रही थी। उसने अपने आमिल की हदायत के मुताबिक उन दवाओं और फार्मूलों को हीरो के पास वापस नहीं जाने दिया था। ऐना ने सारा को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, होश में आओ। तुम दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले से दोस्ती करके अपने हीरो से दुश्मनी कर रहे हो। वो खुशी से तालियां बजाती हुई बोली, मेरे दोस्त, मेरे आमिल, अगर तुम मेरे दिमाग में हो तो देख रहे होगे कि मैंने उस बैग को कुव्वत परवाज दी है। तुम्हारे ज़राए वसी हैं, तुम हेलीकॉप्टर के जरिए जाकर इन गुब्बारों को काबू में करो और वो बैग हासिल कर लो। तुम मौजूद हो ना? बोलते क्यों नहीं? हीरो आसमान की तरफ सर उठाए उन गुब्बारों के ऊंची इमारत के पीछे जाते दिख रहा था। आदिल ने कहा, हीरो, सारा को काबू में करो। भाईजान इस वक्त मौजूद होते तो मालूम करते कि सारा के अंदर वो आमिल ये तमाशा देख रहा है या नहीं। शायद नहीं है, इसलिए वो अपने आमिल को पुकार रही है। उस बंदर आदमी को देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग जमा होते जा रहे थे। उसने सारा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर अपने पंजे में उसकी दोनों कनपट्टियों को जकड़ लिया। चंद सेकंड के बाद ही वो ढीली पड़ गई, उस पर बेहोशी तारी हो गई। हीरो ने उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया, फिर मेन शाहराह की तरफ चलने लगा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं हजारों लोग चल रहे थे, उछल उछल कर दूर से देख रहे थे। जब वो देख नहीं पाते थे तो भीड़ में गिरते पड़ते जा रहे थे। जो लोग हीरो के रास्ते में गिरते पड़ते आते थे वो उन्हें मामूली धक्कों से दूर फेंकता जाता। ऐसे वक्त पुलिस वाले आकर लोगों को दूर भगाने लगे। आदिल ने हीरो को सही मशवरा दिया था कि सारा को फौरन काबू में किया जाए। उसका ख्याल था कि अगर वो आमिल अभी नहीं है तो किसी अगले लम्हे में आ जाएगा, इस बैग के मुतालिक मालूम करेगा, फिर वो वाकई हेलीकॉप्टर में जाकर उस बैग को हासिल कर लेगा। एक पुलिस अफसर ने भीड़ में चलते हुए हीरो से कहा, मिस्टर, तुम इस बेहोश औरत को हमारे साथ अस्पताल ले चलो, हमें बयान दो कि ये मामला क्या है। वो एक पुलिस की गाड़ी में आ गई और उसके अंदर बैठ गए। जब एक सिपाही उसे ड्राइव करने लगा तो आदिल ने कहा, इंस्पेक्टर, गाड़ी शहर के मशरकी हिस्से की तरफ ले चलो। आदिल ने गुब्बारों की परवाह से हवा का रुख समझ लिया था। वो गुब्बारे जुनूब मशरकी सिमत जा रहे थे। अगर पुलिस की गाड़ी सफ़र के लिए ना मिलती तो वह हज़ारों के मजमा में अपनी कार तक नहीं पहुंच सकती थी। अब वो चाहता था कि इन गुब्बारों का ताक़ुब किया जाए। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, बकवास मत करो, पहले बेहोश औरत अस्पताल पहुंचाई जाएगी, फिर तुम सब थाने चलकर बयान दोगे।
आदिल ने अपना रिवॉल्वर अचानक ही निकालकर उसकी कनपटी से लगाते हुए कहा, अपने हॉलिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो गोली मार दूंगा। ऐना ने अगली सीट की तरफ झुककर उसके हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। आदिल ने गाड़ी ड्राइव करने वाले सिपाही से कहा, अपने अफसर की सलामती चाहते हो तो मशरिक की सिमत शहर से बाहर चलो। वो हुक्म की तामील करने लगा। वो बड़ी सी वैगन कार थी। हीरो ने सारा को पिछली सीट पर लिटा दिया। वो और ऐना दाएं बाएं तरफ की खिड़कियों से सर निकालकर आसमान की तरफ देखते जा रहे थे। वो गुब्बारे नजर नहीं आ रहे थे। इसकी वजह यह भी थी कि तिल अबैब में फलकबोस इमारतें थीं जो उनके और गुब्बारों के दरमियान हाइल हो रही थी। इसलिए आदिल गाड़ी को शहर से बाहर ले जाने को हुक्म दे रहा था। 2 घंटे की तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो शहर से बाहर निकल आए। एक जगह सड़क के किनारे गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी से बाहर निकलकर दूर तक आसमानों को तकने लगे। सामने मीलों दूर मैदान और छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। आसमान पर चील कौवे उड़ रहे थे। गुब्बारों का नामो निशान नहीं था। जब सारे उन्होंने फिजा में छोड़ा था तो वह जनूब मशरिक की सिमत जा रहे थे। आदिल उसी हिसाब से इधर आया था मगर वो नजर नहीं आ रहे थे। उसने झुककर अपने कदमों के पास से मुट्ठी भर रेत उठाई, फिर सीधा होकर हाथ बुलंद करके थोड़ी थोड़ी सी रेत को मुट्ठी से गिराने लगा। रेत के ज़र्रात मशरिक की सिमत जा रहे थे, यानी उधर हवा का रुख जरा बदल गया था। वो बोला, यार हीरो, मैं समझ रहा था गुब्बारे बहरे मुर्दार की तरफ जाएंगे, लेकिन उनकी सिमत बदल गई है। इंस्पेक्टर ने नागवारी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग कैसे बेहिस और संग दे लो। एक बेहोश औरत को अस्पताल पहुंचाने की बजाय गुब्बारों के पीछे शहर से पीछे चले आयो। आदिल, ऐना और हीरो उसकी बात सुनी अनसुनी कर रहे थे और दूर तक आसमान को तक रहे थे। ये उम्मीद थी कि शायद किसी पहाड़ी के पीछे से उन गुब्बारों की झलक नजर आ जाएगी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या उन गुब्बारों को देख रहे हो जो वहां हजारों के मजमे में छोड़ दिए गए थे? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो झुंझुलाकर बोला, कुछ तो जवाब दो, आखिर उन गुब्बारों में क्या खास बात है? आदिल ने कहा, तुम खुद अकल से सोच नहीं सकते कि गुब्बारों से बड़ों को नहीं बच्चों को दिलचस्पी होती है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप बच्चे नहीं हैं, फिर क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? इंस्पेक्टर, मैंने वो गुब्बारे बच्चों के लिए खरीदे थे। जल्द ही मेरी शादी इस हसीना से होने वाली है। उसने ऐना को एक बाजू के हिसार में ले लिया। वह शर्माने मुस्कुराने लगी। इंस्पेक्टर ने पहले तो ताइद में सर हिलाया, फिर चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? इस हसीना से शादी होने वाली है? हाँ, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। वो गरज कर बोला, अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, और तुमने वो गुब्बारे बच्चों के लिए खरीदे थे? क्या मुझे उल्लू समझते हो या मुझे उल्लू बना रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि शादी से पहले बच्चे पैदा हो गए? इंस्पेक्टर, तुम्हारी समझ का फेर है। मैंने कब कहा है कि वो गुब्बारे अपने बच्चों के लिए खरीदे थे? क्या वो मोहल्ले के बच्चों के लिए नहीं खरीदे जा सकते? वो बेवकूफ़ बनकर गुस्से से पेचोताप खाने लगा, फिर बोला, यहाँ क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? इस बेचारी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। आदिल ने कहा, वह बेचारी होश में आएगी तो हम उसे फिर बेहोश कर देंगे, वरना सबसे पहले तुम्हें काटेगी। बड़ी खतरनाक है। क्या तुम 14 इंजेक्शन लगवाना चाहते हो? हीरो ने सर घुमाकर देखा। बहुत दूर से फौजी गाड़ियां नजर आ रही थीं। उनमें बैठे हुए फौजी इतनी दूर से नजर नहीं आ सकते थे। उसने गैर मामूली कुव्वत बसारत से देखते हुए आदिल को इशारों में समझाया कि फौज आ रही है। आदिल ने कहा, है ना, इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर वापस कर दो। फिर उसने अपना रिवॉल्वर भी उसे दे दिया। इंस्पेक्टर ने ऐना से और सिपाही ड्राइवर ने आदिल का रिवॉल्वर लेते ही शेरों की तरह धाड़ते हुए कहा, खबरदार कोई हरकत न करना, चलो गाड़ी में बैठो। अजीब अहमक हो, कहते हो कोई हरकत ना करना। हरकत नहीं करेंगे तो गाड़ी के अंदर कैसे पहुंचेंगे? इतने में फौजी गाड़ियां करीब आकर रुक गईं। मुसल्ला जवान गाड़ियों से छलांगे लगाकर पोजीशन लेने लगे। उनके साथ 2 सिक्योरिटी अफसर थे जिसे आदिल और हीरो गन पॉइंट पर रखकर सारा की कोठी से फरार हुए थे। इंस्पेक्टर ने फौज के आला अफसर को सलूट करते हुए फखर से कहा, सर, मैंने जान पर खेलकर इन्हें गिरफ्तार किया है। ये एक बेचारी को बेहोश करके कहीं ले जा रहे थे। आला अफसर ने कहा, यह वो बंदर आदमी है जिसने ब्लैक आदम जैसे शहजोर की गर्दन तोड़ दी। ये ऐसे लोग हैं कि इतने फौजी गन्नों के सामने हाथ नहीं उठा रहे। तुम इतने दलेर हो तो इनके हाथ ऊपर उठवा दो। वो दोनों फौजी अफसरान गाड़ी के अंदर सारा के पास गए और फौरी तिब्बी इमदाद से उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने हीरो को निशाने पर रखते हुए कहा, हैंड्स अप, फौरन दोनों हाथ उठाओ। हीरो ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर उसकी तरफ पुश्त करके अपनी दुम को लहराते हुए इंस्पेक्टर की कलाई पर जरब लगाई। दूसरी जरब सिपाही ड्राइवर की कलाई पर पड़ी। दोनों के हाथों से रिवॉल्वर छूट गए। उन्होंने झुककर उठाना चाहा तो दुम आहनी सलाख की तरह मुंह पर पड़ी। दोनों तकलीफ से कराते हुए दूर जमीन पर जा गिरे। आदिल ने कहा, अक्सर मुंहजोर किसी मुश्किल काम के लिए कहती हैं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हीरो के लिए दुम का खेल है। कोई दुश्मन इसकी दुम के आगे दम नहीं मारता है। आला अफसर ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मिस्टर हीरो और मिस्टर आदिल, हमें ऊपर से ताकीद की गई है कि हम आपसे नाराज ना हो और दोस्त बनकर आपको अफसराने बाला के सामने पेश कर दें। आदिल ने कहा, हम बेशुमार गन्नों की जद में हैं, क्या ये दोस्ती का सबूत दे रहे हो? दोस्त बनकर चलोगे तो ये गन्ने हटा ली जाएंगी। हमें ऊपर से दूसरी ताकीद ये की गई है कि आप मुकाबला करें या फरार होना चाहें तो फायरिंग के जरिए आप लोगों को जख्मी किया जाए। तो फिर ब्रेन आदम या किसी दूसरे बड़े ओहदेदार से अभी बात करो। मैं तुम्हारी ये तमाम गन्ने अभी खाली करा दूंगा। हम आपको उन्हीं काबरीन के पास ले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी राब्ता कराओ।
वरना हम आर्मी हेडक्वार्टर में धमाके कर सकती हैं। तो तुम और तुम्हारी ये 2 दर्जन फौजी किस गिनती में है? क्या अभी हराम मौत मरना चाहते हो? अफसर ने अपने मातहत से मोबाइल फ़ोन लिया, फिर राब्ता करने के बाद कहा, सर मिस्टर आदिल आपसे बात करना चाहती हैं। उसने दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर फ़ोन आदिल को दिया। उसने उसे लेकर कान से लगाते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैंने तुम्हारे अफसर से सिर्फ इतना सुना है कि हमें गोली मारकर जख्मी किया जाएगा। क्या तुम तेल अबैब में फिर कोई बड़ी तबाही चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि फरहाद भाईजान यहाँ से ना जाएं? दूसरी तरफ से कहा गया, वो इस अफसर ने गलत कहा है। हमने तुम में से किसी पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। अगर उसने गलती से भी ऐसा कहा है तो हम इसे सजा देंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास दोस्तों की तरह आएँ। हम बेशक आएंगे, मगर फौज के साथ नहीं, किसी एक अफसर की रहनुमाई में आएंगे। ठीक है, आप फ़ोन उसे दें। आदिल ने फ़ोन उसे दिया। वो उसे कान से लगाकर यस सर करता रहा। फिर फ़ोन बंद करके मुसल्लह जवानों को हुक्म दिया कि वो वापस जाकर अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। फिर आदिल से कहा, मेरी गाड़ी हाजिर है। आप लोगों के साथ सिर्फ एक सिपाही ड्राइवर जाएगा। अभी हम इस गाड़ी में जाकर बैठेंगे। पहले तमाम फौजियों को रुखसत करो, हमें यह बारात पसंद नहीं। वो उन्हें फ़ौरन ही जाने का हुक्म देने लगा। उसी वक्त सारा होश में आ गई। पहले तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर आसपास देखती रही, फिर बोली, मैं कहाँ हूँ और वो गुब्बारे कहाँ हैं? सारा ने सर घुमाकर ऐना, आदिल और हीरो को देखा, फिर कहा, मेरे बैग में गैर मामूली दवाएं और फार्मूले थे। ये हीरो इस बैग को मुझसे छीन लेना चाहता था। मैंने उस बैग को गुब्बारों के साथ बांधकर हवा में उड़ा दिया। अफसर ने कहा, ओ गॉड, इतनी अहम चीज़ें हवा में उड़ गईं। गुब्बारे किधर गए थे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, वो गुब्बारे किधर गए हैं? मैं अगर ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रही हूँ तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमारे मुल्क की सरहद में ही होंगे। अफसर ने फ़ौरन मोबाइल फ़ोन के जरिए कहा, सर, सारा हमारे लिए जो दवाएं और फार्मूले ला रही थी उसे हीरो वगैरह छीन लेना चाहते थे। उनसे बचाने के लिए सारा ने दवाओं का बैग गुब्बारों के साथ बांधकर फिजा में उड़ा दिया। आप फ़ौरन हेलीकॉप्टर और तैयारों को उस बैग की तलाश में रवाना करें। हीरो और आदिल ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तकरीबन 3 घंटे गुजरने वाले थे। वो गुब्बारे पता नहीं सरहद पार किस मुल्क में चले गए होंगे, या हवा निकलने के बाद उस बैग को किस समुंदर या दरिया में डुबो चुके होंगे। उधर हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। फौरन हेलीकॉप्टर के पायलटों को परवाज का हुक्म दिया जा रहा था। तमाम हुकाम और फौज के आला अफसरान एक दूसरे से पूछ रहे थे, उस बैग को गुब्बारों के जरिए हवा में उड़ाने की क्या जरूरत थी? क्या ये बच्चों का कोई खेल है? एक अफसर ने कहा, वो बचाव का कोई रास्ता ना देखकर ऐसा कर बैठी है, वरना हीरो से दवाएं और फार्मूले छीन लेता तो उसे दोबारा छीन लेने के इम्कानात रहते। अगर वो गुब्बारे सरहद पार चले जाएंगे तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। सारा ने इतनी दूर तक नहीं सोचा। एक औरत की अकल जितना काम कर सकती है उतना ही काम उसने कर दिखाया। सारा एना, आदिल और हीरो को हेडक्वार्टर में पहुंचाया गया। सारा को उनसे अलग रखा गया। अब वो हीरो को अपना दुश्मन समझ रही थी। एक तो उस पर यहूदियत गालिब थी, दूसरे ये कि तनवीमी अमल के ज़रिए असर थी। हीरो को मुसलमानों का साथी समझकर उससे कतरा रही थी। फौज के अफसरान उससे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। ब्रेन आदम अगरचे खुफिया यहूदी तंजीम से अलग हो चुका था, ताहम इंटेलिजेंस के चीफ की हैसियत से वहां मौजूद था। सारा ने कहा, मिस्टर ब्रेन, मैंने तुमसे फ़ोन पर कहा था कि मेरे पास किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को भेजा जाए। जिसे तुमने भेजा था वो मेरे दिमाग में आया था। उसने मुझ पर अमल करके मेरे दिमाग को लॉक किया है। अब फरहाद या और कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे अंदर नहीं आ सकेगा। ब्रेन आदम को यह तशवीश थी कि एक्सरे मैन ने कई घंटों से उससे रब्ता नहीं किया था। अहम दवाएं और फार्मूले गुब्बारे के जरिए कहीं चले गए थे। वह इस सिलसिले में रब्ता नहीं कर रहा। ब्रेन आदम ने पूछा, सारा, तुम्हारा आमिल कहाँ है? उससे आखिरी बार कब रब्ता हुआ था? मैं फार्मूलों और दवाओं का बैग लेकर अपने आमिल की तरफ जा रही थी। वह मुझे कभी ख्याल ख्वानी के जरिए और कभी मोबाइल फ़ोन के जरिए गाइड कर रहा था। फिर मैं एक शाहराह पर ट्रैफिक के हजूम में फंस गई। इसके बाद अब तक आमिल ने मुझसे रब्ता नहीं किया है। इसका मतलब है ट्रैफिक के हजूम में कोई गड़बड़ हुई और रब्ता ख़त्म हो गया। वहाँ हजूम क्यों आया था? एक कार किसी ट्रक से टकराकर उलट गई थी, जिसके बायस दोनों तरफ का ट्रैफिक। ब्रेन ने बात काट कर पूछा, किसकी कार उलट गई थी? क्या तुमने उस कार वाले को देखा था? हीरो और आदिल मेरे पीछे पड़े थे, मैं कुछ ना देख सकी और वो बैग लेकर वहां से भागने लगी। उसने मोबाइल के जरिए अपने मातियत को हुक्म दिया कि तकरीबन 4 घंटे पहले जिस इशारा पर कार उलट गई थी उस कार के मालिक के मुतालिक मालूम करो कि वो कौन है, हादसे में बच गया या नहीं, अगर बच गया है तो किस अस्पताल में है। फिर उसने सारा से कहा, तुम अपनी रिहाइशगाह में जाकर आराम करो, वहां सिपाहियों का पहरा रहेगा, हीरो इधर नहीं आएगा। वह एक सिपाही के साथ चली गई। ब्रेन आदम चंद आला अफसरान के साथ उस कमरे में आया जहां आदिल, ऐना और हीरो मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठे हुए थे। ब्रेन आदम ने कहा, मिस्टर आदिल, हमें कहा गया था कि मिस्टर फरहाद इस मुल्क से जा रही हैं। क्या यह बेहतर ना होता कि तुम भी यह मुल्क छोड़ देते? आदिल ने कहा, जी हाँ, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए इस मुल्क से जा रहे हैं। हमसे मुराद मैं, ऐना और हीरो। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हीरो हमारे मुल्क में रहे। हम इसे यहाँ की शहरियत और आला मुकाम दे रहे हैं। ऐना ने कहा, हीरो का कंप्यूटर कोठी वाले सिक्योरिटी अफसर के पास रह गया है, आप उसे मंगवाएं ताकि ये जवाब दे सके। हीरो के लिए कंप्यूटर लाने का हुक्म दिया गया। एक अफसर ने पूछा, क्या मिस्टर फरहाद यहाँ से जा चुके हैं? शायद जा चुके हैं। मुझसे रब्ता होगा तो तुम्हारी तसल्ली के लिए पूछ लूँगा। बाय द वे, आपकी रवानगी कब है?
फ्रांस से एक मखसूस त्यारा हीरो के लिए आ रहा है। मैं और ऐना उसी त्यारे में जाएंगे। कंप्यूटर आ गया। ब्रेन आदम ने कहा, मैं और मेरे आला हुक्काम तुमसे मोहब्बत और दोस्ती की तवक्को रखते हैं। हम तुम्हारी तवक्कुआत से ज़्यादा तुम्हें इज्जत और मर्तबा देंगे। हमें उम्मीद है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, मैं जाऊँगा और अपने साथ सारा को भी ले जाऊँगा। सारा यहूदी है, इस मुल्क की शहरी है। तुम इसकी मर्जी के खिलाफ इसे ले जाओगे तो ये गैर कानूनी हरकत होगी, जबकि तुम भी इस मुल्क में पैदा हुए हो। मैं तुर्की के शहर अंकरा में पैदा हुआ था। जाफरी हेराल्ड मुझे तजुर्बात के दौरान यहाँ ले आया। ब्रेन ने कहा, यानी तुम हमारे मुल्क में आकर रफ्ता रफ्ता इंसान बने। तुम्हारी इंसानी पैदाइश इसराइल में हुई, फिर यह कि एक यहूदी ने तुम पर यह एहसानात किए हैं। क्या तुम यहाँ से जाकर एहसान फरामोश कहलाओगे? वह यहूदी इंसान बनने के बाद मुझे मार डालना चाहते थे। उसकी इस गैर इंसानी हरकत ने तमाम एहसानात को खाक में मिला दिया। मैं तुम यहूदियों के दरमियान नहीं रहूँगा। सारा भी यहूदी है, फिर इसे क्यों चाहते हो? मैंने एक वक्त सारा की इज्जत बचाई, इसने मेरी इज्जत की। इस तरह हम एक दूसरे को चाहने लगे। अब वह तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। हाँ, तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले ने उसकी खोपड़ी घुमा दी है, इसलिए उसने मेरी अहम चीज़ें चुराई और अब मुझसे कतरा रही है। हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले ने इसके साथ ऐसा नहीं किया। वो सचमुच तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। अगर तुम इसे दिलो जान से चाहते हो तो इस मुल्क में रह जाओ। हम इसे राजी करेंगे और फिर तुम्हारी शरीकी हयात बना देंगे। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए पूछा, और अगर वो मेरे साथ जाने पर राजी हो जाए तो इसे रोकना गैर कानूनी होगा? हम इससे अच्छी तरह मालूम कर चुके हैं, वो तुम्हारे सामने भी जाने से इनकार करेगी। कंप्यूटर ने कहा, जब फरहाद आएगा और सारा के दिमाग में तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले का तोड़ करेगा तो वो राजी खुशी मेरे साथ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि फरहाद जबरन सारा को सैरज़दा करेगा और उसे तुम्हारे हक में राजी करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले ने सारा को जबरन सैरज़दा कर रखा है। प्रे ने कहा, इस बहस का कोई फायदा नहीं। इस मुल्क का कानून सारों को जाने की इजाज़त नहीं देगा। अगर तुम इसे दिलो जान से चाहते हो तो यहाँ रह जाओ। हीरो ने कहा, मैं आखिरी बात कहता हूँ। सारा के दिमाग से तनवीमी अमल का असर ख़त्म किया जाएगा, फिर उसके दिमाग में हमारे और तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद रहेंगे। वो उनकी मौजूदगी में जो फैसला सुनाएगी उस पर हम अमल करेंगे। आदिल ने कहा, हीरो ने बड़ी दानिशमंदी की बात की है। अगर तुम लोगों ने कानून की बात की और हमने टेलीपैथी का हरबा इस्तेमाल किया तो हमसे ज़्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचेगा। ठीक है, हम इस मामले पर गौर करेंगे। जब तक कोई फैसला ना हो तुम लोग यहाँ हेडक्वार्टर में रहोगे। हम यहाँ किस हिसाब में रहेंगे? तुम तीनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर रहोगे। कैदियों को भी सरकारी मेहमान कहा जाता है। हम में से कोई यहाँ का खाना नहीं खाएगा, हत्ता कि पानी भी नहीं पिएगा। हमें सभी कमज़ोरियों में मुब्तला करने वाले हथकंडों को खूब समझते हैं। हम इतने कम ज़रफ़ नहीं है कि तुम्हें मेहमान बनाकर नुकसान पहुँचाएं। तुम लोग बड़े आला ज़रफ़ के हामिल हो, लेकिन हम इस शहर में आज़ाद रहेंगे। खाने का वक्त होगा तो अचानक किसी होटल के किचन में घुसकर खाएंगे। किसी वेटर से नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि किचन से हमारे पास खाना पहुंचने तक उसमें मिलावट हो सकती है। इस तरह हम पानी भी अचानक ही किसी जगह से हासिल करके पिएंगे। मिस्टर आदिल, तुम हीरो के साथ शहर में निकलोगे तो ट्रैफिक का मसला पैदा हो जाएगा। जिधर से गुजरोगे उधर के रास्ते बंद हो जाएंगे। लोग हीरो को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दें। हीरो की वजह से कहीं भीड़ नहीं लगेगी। ब्रेन आदम आला अफसरान से इस सिलसिले में मशवरा करने लगा। वो लोग मुझसे 2 ऐसे ज़बरदस्त नुकसानात उठा चुके थे, क्या मेरे किसी साथी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने आदिल, ऐना और हीरो को जाने की इजाज़त दी और उनके लिए गाड़ी फराम की। जब वो तीनों उस गाड़ी में रवाना हुए तो उनके आगे पीछे 1 दर्जन गाड़ियां चलने लगीं। वो तीनों मज़े से घूमते फिरते रहे और मेरा इंतज़ार करते रहे। मैं दूसरी जगह मसरूफ़ था। वो आराम करने के लिए एक होटल के 2 कमरों में आ गए। कुछ फ़ौजी कमरे के बाहर और बाकी होटल के अंदर और बाहर मुस्ताद खड़े रहे। खाने का वक्त हुआ तो वो तीनों होटल से बाहर आए। अगरचे इस होटल में भी पेट भर सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे होटल के सामने गाड़ी अचानक रोककर तेजी से चलते हुए अंदर गए। वहाँ के लोग हीरो को देखकर चौंक गए। उसे दिलचस्पी से देखते हुए उसके करीब जाना चाहते थे, मगर वो तीनों किचन में जा घुसे और प्लेटें उठाकर अपनी पसंद का खाना लेकर खाने लगे। होटल की इंतजामिया ने फौजी अफसर से शिकायत की। अफसर ने कहा, ये नामुनासिब हरकतें बर्दाश्त कर लो। इनके सामने जाकर रोक टोक करोगे तो होटल में जलजला आ जाएगा। ये चुपचाप खाकर चले जाएंगे। किचन की तरफ लोगों की भीड़ लगने वाली थी, लेकिन फौजी जवान सभी को वहां से जाने की हदायत कर रहे थे। जो बंदर आदमी को देखने की जिद कर रहे थे उन्हें धक्के देकर बाहर भगा रहे थे। वो तीनों निहायत इत्मीनान से पेट भरने के बाद होटल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। फौजी अफसर ने कहा, अब आप कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे? ऐना ने कहा, पेट भरने के बाद समुद्र के किनारे टहलने को जी चाहता है। फॉर गॉड सेक, आप लोग उधर ना जाएं। समुद्र के किनारे हम हज़ारों अफराद को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि आप गाड़ी के अंदर ही रहकर पूरे शहर में घूमते रहें। उसी वक्त मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ। आदिल ने उसे ऑपरेट करके पूछा, हेलो, मैं आदिल बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? मैं ब्रेन आदम बोल रहा हूँ। अभी इतला मिली है कि फ्रांस का एक मखसूस त्यारा तुम लोगों के लिए आ पहुंचा है। मैंने आदिल के पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? ब्रेन आदम हमें इतला दे रहा है कि फ्रांस का त्यारा हमारे लिए आ पहुंचा है। हीरो सारा को साथ ले जाना चाहता है, जबकि वो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले के ज़ेर असर रहकर हमारी दुश्मन बनी हुई है।
हीरो चाहता है कि आप सारा के दिमाग पर तनवीम अमल का तोड़ करें ताकि वो अपने आप में रहकर हीरो के साथ जाने के लिए राजी हो जाए। ब्रेन आदम ने फ़ोन पर पूछा, मिस्टर आदिल खामोश क्यों? अब मुझे खामोश ही रहना चाहिए। भाईजान तुम्हारी खोपड़ी में पहुंच रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने ब्रेन के पास आकर कहा, सारा से कहो मुझे अपने अंदर आने दे, मैं तनवीम अमल का तोड़ करूंगा। उसने फ़ोन के जरिए सारा से रब्ता किया, फिर कहा, मिस्टर फरहाद तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तुम पर तनवीम अमल किया गया है उसका वो तोड़ करेंगे। मुझे मंजूर नहीं, मैं फरहाद को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। सारा इनकार करोगी तो फरहाद के लिए चैलेंज बन जाओगी और तुम चैलेंज बनने वालों का अंजाम देख चुकी हो। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं फरहाद का रास्ता नहीं रोकूंगी। मैंने उसके अंदर आकर कहा, जितनी समझदारी से मुझे आने दिया उतनी समझदारी से बिस्तर पर लेट जाओ। वो बिस्तर पर लेट कर बोली, मैंने अपनी मर्जी से यहूदी टेलीपैथी जाने वालों को बुलाया था। तुम तोड़ करके जाओगे, मैं फिर उसे बुला लूंगी, तुम्हारे ज़रिए से नहीं रहूंगी। मैं जानता हूँ तुम मुतअस्सब हो, हम मुसलमानों की मोहब्बत और खुलूस को कभी अहमियत नहीं दोगी। मैं सिर्फ हीरो की तसल्ली के लिए तुम्हें तनवीमी अमल से निजात दिलाकर ये चाहता हूँ कि अपने आप में रहकर उसकी सच्ची मोहब्बत का एहसास करके अपना आखिरी फैसला सुनाओ। मैंने उसे सुला दिया, उसे अपनी मामूला बनाकर साबका तनवीमी अमल का तोड़ किया, फिर कहा, मैं पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें अपने अमल से आज़ाद भी कर रहा हूँ। जब तुम आधे घंटे बाद तनवीमी नींद से बेदार होगी तो किसी के ज़ेर असर नहीं रहोगी। वो गहरी नींद सो गई। मैं उसके अंदर मौजूद रहा ताकि कोई दुश्मन वहाँ मौजूद हो तो आधे घंटे के अंदर ज़ाहिर हो जाए। लेकिन एक्सरे मैन तो किसी अस्पताल में पड़ा हुआ था। ब्रेन आदम ने अल्फा और टेरी आदम को सारा से दूर रखा था, इसलिए जब वो तनवीमी नींद से बेदार हुई तो बिल्कुल अपने आप में थी, किसी की भी मामूला और ताबेदार नहीं थी। ब्रेन आदम ने मेरी फरमाइश के मुताबिक उसे हेड क्वार्टर में बुलाया। मैंने आदिल और हीरो को भी वहाँ जाने के लिए कहा। वो सब 1 घंटे के अंदर ब्रेन आदम और चांद आला अफसरान के सामने पहुँच गए। मैंने हीरो के अंदर आकर कहा, सारा किसी के ज़ेर असर नहीं है। अब वो जो भी फैसला सुनाए तुम उसे फ़राक दिली से तस्लीम कर लेना ताकि यहाँ से जल्द पेरिस जा सको। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए सारा से कहा, चूंकि मिस्टर फरहाद ने यकीन दिलाया कि तुम किसी की भी मामूला और ताबेदार नहीं हो, इसलिए मैं यकीन करता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर करोगी और मेरे साथ पेरिस चलोगी। वो बोली, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमने एक बदकार से मेरी इज्जत बचाई थी, इसलिए तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत करने और इज्जत करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपना मुल्क छोड़ दूँ। तुम्हारा अपना कोई मुल्क नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो तो मेरे मुल्क को अपना मुल्क समझो, मेरे साथ यहाँ इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। वो कंप्यूटर के जरिए बोला, ये मुल्क क्या चीज़ है? तुम मुझे अपने साथ जहन्नुम में भी रहने को कहोगी तो रहूँगा, लेकिन तुमने एतमाद खोया है। तुमने खुद अपनी मर्जी से एक यहूदी टेलीपैथी जाने वाले को बुलाया था और ऐसा करते वक्त भूल गई थी कि मैं तुमसे ड्राइंग रूम में बैठा अपनी कुव्वत समाज से सुन रहा हूँ। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग लॉक हो जाए, मेरे अंदर फरहाद या उसका कोई टेलीपैथी जाने वाला ना आए। क्या दुश्मनों से महफूज रहने की कोशिश करना जुर्म है? मिस्टर फरहाद से तुम्हारी दुश्मनी एक ज़ाती मसला है, लेकिन तुमने यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले की ताबेदार बनकर मुझसे भी दुश्मनी की, मेरी अटैची और ब्रीफ केस खोलकर अहम चीज़ें चुराईं, मुझसे कतरा कर तनहा अपनी कोठी में गई। आइंदा भी तुम्हारा दिमाग फिरेगा तो मिस्टर फरहाद और आदिल जैसे साथियों के जाने के बाद तुम और बदमिजाजी दिखाओगी। जो औरत अपना आप दूसरे के हवाले करके उसकी ताबेदार बन सकती है, वो मुझे सारी ज़िंदगी के लिए ताबेदार बना देगी। जब मैं इतनी ही बुरी हूँ और एतबार के काबिल नहीं हूँ तो फिर जाओ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। हीरो ने उसे बड़े दुख से देखा, फिर कहा, अगर मिस्टर फरहाद जैसे साथी ना मिलते तो मैं इंसान बनकर पछताता। इंसान बनने के बाद जिस शख्स ने पहला धोखा खाया वो मेरा उस्ताद जाफरी हेराल्ड था। मेरी बदकिस्मती कि वो भी यहूदी था, तुम भी यहूदी हो। मुझे तुम में से किसी के साय में अमान और मोहब्बत नहीं मिलेगी। कंप्यूटर के वो अल्फाज मिट गए, दूसरे अल्फाज उभरने लगे। अब मैं मुसलमानों के साय में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वहाँ मेरे नसीब में क्या लिखा है। जाने से पहले इतना कह दूँ कि यहूदी अकाबरीन की नज़रों में तुम्हारी अहमियत सिर्फ मेरी वजह से है। वो तुम्हारे ज़रिए मुझे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जाने के बाद उन्हें जो नाकामी होगी उसका अजाब तुम पर नाजिल होगा, तुम बहुत पछताओगी। स्क्रीन पर वो अल्फाज भी मिटने और दूसरे अल्फाज उभरने लगे। चूंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए यहूदी अकाबरीन से कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई तुम पर जुल्म न करे। मिस्टर फरहाद का कोई भी टेलीपैथी जाने वाला 24 घंटों में एक बार तुम्हारे पास आकर खैरियत मालूम करेगा। अगर कोई तुम्हें दुश्मनी से हाथ भी लगाएगा तो यहाँ गुजरे हुए 2 धमाकों का सिलसिला तीसरे धमाके से फिर जारी हो जाएगा। ब्रेन आदम ने कहा, यह बात नामुनासिब है। अगर कोई हमारी लाइल्मी में सारा को नुकसान पहुंचाएगा तो तुम लोग इसका इल्ज़ाम हमें दोगे। सारा ने कहा, हीरो मुझसे दिखावे की मोहब्बत ना जताओ, तुम्हें पता है कि मेरे 2 सौतेले भाई मेरे जानी दुश्मन है। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो तुम इस मुल्क के आला हुक्काम और आला अफसरान को इल्ज़ाम दोगे, मुझे ये मंजूर नहीं। लिहाजा अपनी मोहब्बत रहने दो और यहाँ से चले जाओ। हीरो ने मायूस होकर उसे देखा, फिर कंप्यूटर को बंद करके पलट गया, सर झुकाकर बड़े दुख के साथ जाने लगा। ऐना और आदिल उसके साथ चलते हुए बाहर आए, फिर एक गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाने लगे। मैं एहतियातन ब्रेन आदम के पास मौजूद रहा। उनके जाने के बाद ब्रेन ने खला में तकते हुए पूछा, मिस्टर फरहाद क्या आप मौजूद हैं? मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मैंने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की।
ऐसे वक्त वो भूल गया था कि मैं उसके अंदर छुपे हुए चोर ख्यालात पढ़ सकता हूँ, और मैं पढ़ चुका था। तमाम यहूदिया काबरी नहीं चाहते थे कि हीरो वहां से जाए। वो उसकी गैर मामूली सलाहियतों से बहुत से फायदे उठा सकते थे। वह हीरो को यहाँ सारा का दीवाना बनाकर रोकना चाहते थे। बाद में उसे ऐसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे ताबेदार बनाना चाहते थे। एक आला अफसर ने सारा से कहा, तुम कैसे मुहिब वतन हो, तुम्हें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हीरो को रोकना चाहिए। मैं कैसे रोक सकती हूँ, फरहाद ने उसे सैरज़दा कर रखा है। तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारा दीवाना है, तुम उसे रोक सकती हो। आप लोगों ने पहले ये बात क्यों नहीं समझाई, कैसे समझाते? पता नहीं फरहाद हम में से किसके अंदर था, और तुम्हारे अंदर हमारा कोई ख्याल कौन नहीं करने वाला। तुम ये बातें समझाता तो वो हीरो से जाकर कह देता कि तुम मोहब्बत से नहीं मतलब से उसे रोकना चाहती हो। क्या मैं उसे जाकर रोकूं? फौरन उसके पीछे जाओ, वो खुश हो जाएगा कि उसकी मोहब्बत में दीवानी होकर आई हो। वो अब हम पर भरोसा नहीं करता है। अभी कह रहा था कि मैं अपनी तरह उसे भी यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों का गुलाम बना दूंगी। वो नहीं रुकेगा तो मैं क्या करूंगी? तुम उसके साथ चली जाओ, सिर्फ ये शर्त रखो कि तुम्हारे दिमाग में फरहाद का कोई आदमी ना आए। इस तरह हमारा ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे पास आकर तुम्हें गार्ड करता रहेगा। वो तेजी से चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। ब्रेन आदम ने एक अफसर को देखकर पूछा, टैरी तुम मौजूद हो? टैरी आदम ने उस अफसर की जुबान से कहा, मैं मौजूद हूँ। सारा के अंदर चुपचाप मौजूद रहो और उसे हीरो के साथ जाने पर मजबूर करते रहो। उसके दिमाग में फरहाद हो सकता है, उसे अपनी मौजूदगी का एहसास न होने देना। वह एक फौजी अफसर की कार में आकर बैठ गई और उसे ड्राइव करती हुई एयरपोर्ट जा रही थी। आगे वो रास्ता बदलकर एयरपोर्ट की मुखालिफ सिमत जाने लगी तो टैरी आदम ने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, मैं कहाँ जा रही हूँ? ये गलत रास्ता है। एयरपोर्ट उधर रह गया। वो एक लंबा टर्न लेकर फिर एयरपोर्ट के रास्ते पर आई, मगर एक अस्पताल के हाथे में आकर रुक गई। टैरी ने फिर उसकी सोच में सवाल किया, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैंने सारा की सोच में कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे सर में खराबी है, मैं दवा लेने आई हूँ। टैरी ने कहा, मगर देर हो जाएगी, हीरो त्यारे में बैठकर चला जाएगा, मैं बाद में दवा ले सकती हूँ। मैंने कहा, मेरे सर की तकलीफ बढ़ती रहेगी तो मैं मुस्कुराकर हीरो को कायल नहीं कर सकूंगी। वो झुंझलाहट में खुद को जाहिर करते हुए बोला, बकवास, तुम्हारे सर में तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर रहकर समझ रहा हूँ तुम्हें वहम सा हो गया है। मैंने कहा, टैरी वहम तो तुम लोगों को हो गया है। हीरो ने अभी तुम्हारे काबरीन के सामने कहा था कि उस इंसान बनने के बाद यहूदियों के साए में अमान और मोहब्बत नहीं मिली। अब वो मुसलमानों के साए में जा रहा है और देखना चाहता है कि उसके नसीब में वहाँ क्या लिखा है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हमारे साए में उसे कहीं से फरेब ना मिले। मैं फरेब देने वाली तुम्हारी सालेकार को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर अस्पताल पहुंचा रहा हूँ। टैरी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सारा अस्पताल के अंदर आई। उसने ब्रेन स्कैनिंग के शोबे में आकर कहा, डॉक्टर, मेरे दिमाग में इस्लाम दुश्मनी शोर मचा रही है, प्लीज़ अभी स्कैनिंग करें और इस शोरगुल को बाहर निकालें। डॉक्टर उसे हैरानी से देख रहा था। वो उसका जवाब सुने बगैर स्कैनिंग मशीन के बेड पर आकर लेट गई। अरीना का ताल्लुक ज्यूज सिंडिकेट यानी यहूदी तंजीम से था। ये एक आज़ाद खुफिया तंजीम थी। इसका कोई ताल्लुक इसराइली हुकूमत से नहीं था। ना ही इस ज्यूज सिंडिकेट के अफराद एक्सरमैन की खुफिया तंजीम से कोई वास्ता रखते थे। इस सिंडिकेट में जितने जुराइम पेशा अफराद थे वो सब यहूदी काज के लिए काम करते थे। यहूदी सरमायादारों से या इसराइली हुकूमत से अच्छा खासा मुआवजा लेकर मुश्किल से मुश्किल काम कर गुजरते। ज्यू सिंडिकेट के सरगना का नाम यहूदा गिल था। अरीना गिल इसकी भतीजी थी। चाचा भतीजी ने यह मंसूबा बनाया था कि मक्कार और ख़तरनाक मुजरिमों की कमजोरियां मालूम करके उन्हें अपना पाबंद बनाकर रखा जाए। वो इस सिलसिले में बड़ी हद तक कामयाब होते रहते थे। इस तंजीम में ऐसे ज़बरदस्त मक्कार और फरेबी थे कि जो आंख से सुरमा चुरा कर ले जाते थे, लेकिन खुद उनके खिलाफ भयानक कत्ल और दीगर जुराइम के जो दस्तावेजी सबूत यहूदा गिल के पास थे उसे चुराने में कभी कामयाब नहीं हुए। पता नहीं यहूदा ऐसे अहम दस्तावेजात कहाँ छुपा कर रखता था। मुजरिमों को उनकी बू तक नहीं मिलती थी। मुजरिमाना जहनीत रखने वाले कई साइंसदान, डॉक्टर और हैप्नोटिज्म के माहिर यहूदा गिल के गुलाम थे। उसके मातियत ऐसे खतरनाक फाइटर थे जो मुकाबले के इख्तिताम में हरीफ को कभी जिंदा नहीं छोड़ते थे। उनमें से एक खतरनाक फाइटर हैरी सैमसन था, जो अरीना के साथ श्रीनगर आया हुआ था। ये चचा भतीजी बर्लिन के रहने वाले थे। तंजीम का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में था। इसराइली हुकूमत ने यहूदा गिल को मुंह मांगी रकम देकर उसे ये काम सौंपा था कि वो कश्मीर के उन तमाम इलाकों की वीडियो फिल्में तैयार करें जहां मुजाहिदीन अपने मजबूत मोर्चे बना चुके हैं, जहां वो आकर छुपते हैं, भारतीय फौज पर हमले करते हैं, फिर रूपोश हो जाती हैं। इसराइल की तरफ से अरीना और हैरी सैमसन को ऐसे शनाख्ती कागजात दिए गए जिन्हें देखकर भारतीय फौजी उनसे हर तरह का ताउन करते और तमाम सहूलतें फराहम करते। यहूदी किसी के नहीं होते, जिसकी मदद करते हैं उसकी भी जड़ें खोदते रहती हैं। अरीना और हैरी को ताकीद की गई थी कि वो भारतीय फौज के आला अफसरान और भारतीय हुकूमत के अहम अहदेदारान की कमजोरियां दस्तावेजी सूरत में हासिल करें। अरीना इस मकसद के लिए दिल्ली जाने वाली थी। ऐसे ही वक्त उसे पाशा जैसा गैर मामूली हथियार मिल गया। वो पाशा की फितरत और उसके मजाज को समझकर उसे दीवाना बना रही थी। पाशा ने सुबह तक उसे अपनी तमाम हिस्ट्री सुना दी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बता दिया कि वो पारस के साथ श्रीनगर आए। अरीना ने चौंक कर पूछा, क्या तुम फरहाद के बेटे की बात कर रहे हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है। बहुत अच्छा है, यहाँ मेरी मदद करने आया है। वो यहाँ तुम्हारी क्या मदद करेगा?
दरअसल एक मलका हुस्न है, उसे एक बॉडी बिल्डर अगवा करके यहाँ ले आया है। मैं उस हसीना की आबरू बचाने आया हूँ। अरीना ने हंसकर कहा, तुम और किसी हसीना की आबरू बचाओगे? क्यों लतीफ़ा सुना रहे हो? बाय द वे, इस सिलसिले में पारस तुम्हारी मदद कैसे करेगा? वो हसीना को जानता है, मुझे उस हसीना और पहलवान के पास पहुंचाएगा। मैं उस पहलवान की गर्दन तोड़कर उस हसीना को उसके वालिदैन तक पहुंचा दूंगा, तो वो मेरी दिलेरी से खुश होकर उसकी शादी मुझसे कर देगा। अभी तो तुम जज्बात में दीवाने हो रहे थे, कस्में खा रहे थे कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगे। मैं तुमसे मिलने से पहले की बात बता रहा था। अब तो लानत भेजता हूं उस मलके हुस्न पर। तुमसे ज्यादा हसीन कोई हो ही नहीं सकती। तुम मुझसे शादी करोगी ना? ये गलती नहीं करूंगी। शादी के बाद हसीन से हसीन औरत भी घर की मुर्गी की तरह हो जाती है। वाह, क्या जबरदस्त बात कह दी है तुमने। तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि हर वो औरत अच्छी है जो शाद करती है, शादी नहीं करती। काम की बात करो, मैं फरहाद अली तैमूर की पूरी फैमिली की हिस्ट्री जानती हूँ। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगरचे मैं भी कम नहीं हूँ, लेकिन ख्वामखा उनसे न दुश्मनी करना चाहती हूँ और न दोस्ती। इसलिए फैसला सुनाओ, मेरे दोस्त बनकर रहोगी या पारस के? तुम मेरी जान हो, पारस क्या चीज़ है? लोग सदक़े में काला बकरा कुर्बान करते हैं, मैं तुम्हारी जान के सदक़े में पारस को कुर्बान कर सकता हूँ। फिर मैं भी तुम पर हजारों हसीनाओं को कुर्बान करती रहूंगी। जो हसीना पसंद है उसकी तरफ एक इशारा करोगे तो मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। शर्त यह है कि तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा। बेवफाई करूंगा तो मुझे कुत्ता काटेगा। मैं काटूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्या करोगी? जब ऐसा वक्त आएगा तो जुबान से नहीं कहूंगी, अमली मुजाहरा करूंगी। फिलहाल हम पिछली रात से जाग रहे हैं, अभी सोएंगे, फिर शाम की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। वो फ़ोन उठाकर नंबर डायल करने लगी। उसने पूछा, दिल्ली क्यों जाएंगे? मैं नींद पूरी करने के बाद समझाऊंगी कि हमें वहां जाकर क्या करना है। राब्ता कायम होने पर वो बोली, हेलो, शाम की फ़्लाइट में दिल्ली के लिए 2 सीटें हासिल करो। मुझे 6 घंटे तक डिस्टर्ब ना करना, मैं सोने जा रही हूँ। उसने रिसीवर रखकर बेड लैम्प को ऑफ कर दिया। पाशा ने करवट लेकर उस पर हाथ रखा। वो हाथ हटाकर बोली, शराफत से सो जाओ, वरना धक्का देकर नीचे गिरा दूंगी। चलो उधर मुंह करो। वो ताबेदार दूसरी तरफ मुंह करके बोला, तुम्हारा हुक्म सारा आंखों पर, मगर नींद नहीं आएगी। मेरे पास ऐसी दवा है जिसे पेशानी पर लगाने से नींद आ जाती है, मैं लेकर आती हूँ। उसने बेड लैंप का बटन दबाया। कमरे में रोशनी हो गई। वो बिस्तर से उठकर अपनी अटैची के पास आई। वो अपने लिबास में 2 तरह की दवाएं छुपाकर सोती थी। वो दवाएं प्लास्टिक की नलकियों में होती थीं। रात को सोने से पहले इन नलकियों को अटैची में रख दिया करती थी। इनमें से एक दवा सर में लगाने वाले बाम की तरह थी। नज़ला जुकाम के वक्त पेशानी और सीने पर बाम लगाया जाए तो कदरे आराम आता है। ऐसी कई दवाएं हैं जो दिमाग पर असरअंदाज होती हैं और खातिर ख्वाह नताइज पैदा करती हैं। उसने एक नलकी खोलकर उसमें से एक दवा अपनी 2 उंगलियों के पोर में लगाई, नलकी और अटैची को बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर उस पर झुक गई। उससे बोली, मैं दवा लगा रही हूँ, जब तक नींद ना आए मेरी आंखों में देखते रहो। वो खुश होकर उसकी खूबसूरत आंखों में देखने लगा। वो अपनी आंखों से उसकी पेशानी पर दवा लगाते हुए बोली, तुम मेरे दीवाने हो, दीवाने रहोगे, मेरे बगैर बेचैन रहा करोगे। वह धीमी धीमी सरगोशी में अल्फाज बार बार यूं दोहरा रही थी जैसे मंत्र पढ़ रही हो। पेशानी से लगी हुई दवा पर उसकी 2 उंगलियां हौले हौले फिसल रही थीं। वो दवा हल्की हल्की हरारत के साथ उसके दिमाग को मुतासिर कर रही थी। उस पर अजीब तरह का नशा तारी हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि अरीना उसके हवास पर छा रही है, उसके पहाड़ जैसे वजूद को अपनी खूबसूरत आंखों में कैद कर रही है। ये एक तरह का तनवीमी अमल था। जिस वक्त दवा असरअंदाज होती रहती, उस वक्त मामूल आंखों के सामने जिसे देखता रहता था और जिसकी बातें सुनता रहता था, उसकी शख्सियत से मुतासिर होता चला जाता था। पाशा की आंखों के सामने अरीना का हसीन चेहरा था और उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखें थीं। वह मामूल की हैसियत से ज़ेरे लब बुड़बड़ाया, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, दीवाना रहूंगा और हमेशा तुम्हारे बगैर बेचैन रहा करूंगा। हौले हौले बुड़बुड़ाने के दौरान उसकी आंखें बंद हो गईं। वो सो गया। ये दवा की खासियत थी कि एक बार लगाने से मामूल कई हफ्तों तक अपने आमिल की शख्सियत से मुतासिर रहता, हमेशा उसके करीब रहना और उससे मोहब्बत करना चाहता। उसे अपने आमिल के बगैर सुकून नहीं मिलता था। अरीना ने सोच लिया था कि पाशा गैर मामूली जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का हामिल है, लिहाजा वो मुसलसल 3 रातों तक सोने से पहले उसकी पेशानी पर वो दबा लगाया करेगी। औरतों का हुस्न उनके नाखूनों में भी होता है, इसलिए वो लंबे नाखून रखती थी, उन्हें खूबसूरती से तराश कर नेल पॉलिश से चमकाती। अरीना के नाखून लंबे लेकिन मसनूई थे। वो अपनी उंगली में प्लास्टिक के खूबसूरत नाखून चढ़ाए रखती थी। इनमें से 2 हाथों और 2 पैरों के एक एक नाखून में एक जरा रसां दवा छुपी रहती थी। वो दवा मामूली सी मिकदार में जिसके जिस्म पर लगाती वो बेचैन हो जाता और बड़ी वहशत से अपने तमाम बदन को खुजाने लगता। वह दुश्मनों की जान नहीं लेती थी, उन्हें अजाब में मुब्तला कर देती थी। दूसरे हाथ के नाखून में जो दवा थी वो पहली दवा का तोड़ थी। उससे दूसरे हाथ की दवा जिस्म पर लगते ही खुजली खत्म होने लगती। खुजाने वाले को करार आ जाता, लेकिन वो कई मिनट तक बेहिस रहता, हाथ पांव को हरकत नहीं दे सकता था। वो वॉशरूम में आई। उसने साबुन से हाथों को धोया, फिर तौलिए से पहुंचा। कमरे में आकर देखा वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसने अटैची से एक मोबाइल फ़ोन निकाला, खिड़की के पास आकर पर्दे को हटाया। बाहर दूर तक तारीकी थी।
कहीं कहीं कुमकुमे रोशन नजर आ रहे थे। उसने मोबाइल के जरिए राब्ता कायम किया। फिर अपने चचा यहूदा गिल से कहा, हेलो अंकल, कैसे हो? फाइन, थैंक यू। तुम सुनाओ, क्या अभी सोकर उठी हो? सुबह हो रही है। सोना नसीब नहीं हुआ। मैंने एक ऐसे शख्स को अपनी मुट्ठी में किया है जिसके मुतल्लिक सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। मुझे यकीन है मेरी बेटी ने ज़रूर कोई कारनामा अंजाम दिया है। अंकल, वो एक गैर मामूली इंसान है। उसकी बसारत इतनी तेज़ है कि गहरी तारीकी में एक नन्हे से नुक्ते को भी देख लेता है। क्या तुम यकीन करोगे? क्या तुमने उसकी बसारत को आजमाया है? आजमाने के बाद ही तुमसे कह रही हूँ। उसमें दूसरी खूबी यह है कि वो मीलों दूर की आवाज़ सुन सकता है। अगर तुम उसकी समात को भी आजमाने के बाद कह रही हो तो मैं यकीन कर रहा हूँ। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। उसमें तीसरी खूबी यह है कि वो गैर मामूली जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का हामिल है। उसका दावा है कि वो मजबूत दरवाजे को घूंसा मारकर तोड़ सकता है। उसके दिमाग को कोई टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म करने वाला मुतासिर नहीं कर सकता। मैंने उसकी पेशानी पर दबा लगाई है, वो मुझसे मुतासिर होकर सो गया है, लेकिन उसका दिमाग फौलादी है। मैं 2-4 बार दबा लगाऊंगी तब वो पूरी तरह मेरे कब्जे में रहेगा। मुझे तुम पर नाज है। यह शख्स हमारे बहुत काम आएगा। रात की तारीकी में अहम दस्तावेजात चुरा कर ला सकेगा, अंधेरे में छुपे हुए दुश्मनों से हमें बचाएगा और दूर बैठे हुए मुखालफिन की गुफ्तगू हमें सुना सकेगा। अंकल, वो हमारे लिए और भी हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देगा। मैं शाम की फ्लाइट से उसके साथ दिल्ली आ रही हूँ। आप एयरपोर्ट पर गाड़ी ले आए। अब मैं सोने जा रही हूँ। वो फ़ोन ऑफ करना चाहती थी, फिर बोली, एक अहम बात बताना भूल गई। उस शख्स का नाम पाशा है और ये फरहाद के बेटे पारस के साथ यहाँ आया है। क्या पारस हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा? उसका बाप भी प्रॉब्लम बनेगा तो हम पाशा को हाथ से नहीं जाने देंगे। वैसे पारस वहाँ क्या कर रहा है? वो मुसलमान है, यकीनन कश्मीर के मुजाहिदीन की मदद करने आया होगा। रात के इब्तदाई हिस्से में श्रीनगर के करीब ज़बरदस्त धमाके हुए। 4 फौजी ट्रक तबाह हुए। चंद फौजी अफसर और सिपाही मारे गए। फौजी जवानों को इस गांव से भागना पड़ा। तुम शाम तक दिल्ली आ रही हो। इस तरह पाशा को पारस से दूर ले आओगी। कहीं ऐसा ना हो कि शाम से पहले ही पारस यहाँ होटल के कमरे में आ पहुंचे। मैं पाशा को लाल चौक के रिहायशी इलाके से लाई हूँ। पारस भी वहीं कहीं छुपा होगा। अगर वहाँ है तो हमारे आदमी उसे होटल तक आने नहीं देंगे। मैं उसे गिरफ्तार कराने के फौरन इंतजामात कराता हूँ। यहूदा ने अपनी भतीजी से राब्ता ख़त्म किया। फिर फौज के काला अफसर से राब्ता कायम करने के बाद पूछा, क्या आप जानते हैं कि फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस श्रीनगर में मौजूद है? हाँ, हम जानते हैं। वो लाल चौक में था। कोई 2 घंटे पहले वहाँ से फरार हो गया है। वह जहाँ भी होगा मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या आप उसका मौजूदा हुलिया बता सकते हैं? वो बड़ा शातिर है, पल पल में हुलिया बदलता रहता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो सांप की तरह आंखें खुली रखता है, पलकें नहीं झपकता। दूसरी पहचान यह है कि उसके साथ एक हसीन कश्मीरी औरत है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं। आपका शुक्रिया। हम यहूदी हर कदम पर आपके साथ हैं। उसने फ़ोन बंद किया, फिर नंबर डायल किए। हैरी सैमसन अपने कमरे में सो रहा था। फ़ोन की घंटी ने उसकी आंखें खोल दी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो मी, सैमसन स्पीकिंग। क्या तुम सो रहे थे? यस बॉस, रात के 3 बजे सोने का मौका मिला। फ़ौरन तैयार हो जाओ। इस शहर में फरहाद का बेटा पारस है। उसे अपने आदमियों के साथ तलाश करो। ऑल राइट बॉस। क्या वो किसी बेस में है? यहूदा ने पारस की खास पहचान बताई। फिर कहा, तुम उसे देखते ही गोली मार सकते हो। अगर तुम उसे कत्ल करने में कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें $25,000 मिलेंगे। थैंक यू बॉस। आपने हमेशा आजमाया है कि मेरे हाथों से कभी कोई शिकार बचकर नहीं जाता। मैं शाम तक आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। यहूदा गिल ने उसे राब्ता ख़त्म किया। फिर दिल्ली में आने वाले नए इसराइली सफ़ीर से राब्ता कायम किया। फिर कहा, मैं जियो सिंडिकेट के हवाले से यहूदा गिल तुमसे मुखातिब हूँ। क्या मुझे पहचानते हो? मिस्टर गिल, मेरे पास अहम अफराद की जो फहरिस्त है उनमें तुम्हारा नाम पहले नंबर पर है। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे आदमी कश्मीर में हमारे लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे मुतल्लिक जानते हो। तुम फौरन अपने आला हुक्काम से राब्ता करो। उनसे कहो कि जिस पारस ने पिछले इसराइली सफ़ीर को इंडिया से भागने पर मजबूर किया था वो श्रीनगर में है। अगर मैं आज शाम तक उन्हें पारस की लाश दिखाऊं तो क्या वो मेरे लंदन के बैंक अकाउंट में 10 लाख पाउंड जमा करा देंगे? मिस्टर यहूदा गिल, 10 लाख पाउंड इतनी बड़ी रकम है कि उसे देखकर अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। और फरहाद का बेटा ऐसा बुखार है कि 10 अरब पाउंड में भी ये बुखार नहीं उतरता। मैं तो सिर्फ 10 लाख का मुतालबा कर रहा हूँ। तुम अपने बड़ों से बातें करो। मैं आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा। आधे घंटे के अंदर ही वजीर खारजा ने उसे फ़ोन पर रब्ता किया और कहा, फरहाद ने तेल अबैब के करीब एटमी प्लांट को तबाह किया। मिलिट्री हेडक्वार्टर, असला के गोदामों को धमाकों से उड़ा दिया। इतने नुकसानात का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर तुम पारस को मौत के घाट उतार दो तो हम तुम्हें 10 लाख पाउंड से भी ज़्यादा देंगे। तुम किसी तरह हमारा कलेजा ठंडा कर दो। समझो कि कलेजा ठंडा हो गया। हमारी कामयाबी की सिर्फ एक ही शर्त है कि पारस हमें नजर आ जाए। राब्ता खत्म हो गया। अचानक ही यहूदा को याद आया कि वो पारस को आसानी से तलाश कर सकता है। पाशा अगर तवज्जो से पारस और उसके साथियों की आवाज़ें सुने तो उनकी गुफ्तगू से पता चल सकता है कि उसने कश्मीरी औरत के साथ कहाँ बना ली है। उसने घड़ी देखी। 1 घंटा पहले अपनी भतीजी अरीना से गुफ्तगू हुई थी और वो सोने जा रही थी। यहूदा ने सोचा वो सो रही होगी। उसे अपनी भतीजी की आदत का पता था। वो काम के मामले में जितनी तेज तरार थी
उतनी ही सोने के मामले में बड़ी आराम तलब थी। 6 घंटे ज़रूर सोती थी। जितना भी अहम मामला दरपेश हो, वो नींद में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती थी। वो ये भी जानता था कि वो होटल के फ़ोन का प्लग निकाल कर और मोबाइल फ़ोन की बैटरी अलग करके सो रही होगी। वो मजबूरन उसके बेदार होने का इंतजार करने लगा। उसके सिंडिकेट में जितने चालाक और खतरनाक मातियत थे, वो सब उसके महकूम और ताबेदार थे। उसके हुक्म पर आधी रात को भी नींद से उठकर खड़े हो जाते। एक यही भतीजी थी जो जिद्दी और सरकश थी। नींद के मामले में अपने बॉस अंकल की भी बात नहीं मानती थी। वो उसे बहुत चाहता था, इसलिए उसकी नींद के दौरान लाखों का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता था। वैसे ये इत्मीनान था कि हैरी सैमसन बड़ी तोंदही से पारस को ढूंढ रहा होगा। फिर 6 घंटे की नींद के बाद, यानी दोपहर 1 बजे अरीना बेदार होगी तो पाशा को पारस का सुराग लगाने का कहेगी। फिर मिनटों में वो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी निशानदेही कर देगा। दूसरी तरफ शीतारा हैरान थी कि पारस कहाँ गायब हो गया। वो गश्त करने वाली फौजियों की नज़र में नहीं आया। कोई जासूस उसके साय तक ना पहुंच सका। यूं लगता था सुलेमानी टोपी पहनकर दुनिया वालों की नज़रों से ओझल हो गया, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। शीतारा समझ रही थी कि वो अपनी जहानत का कमाल दिखा रहे। वो सोचने लगी, मेरे पास भी वही इंसानी ज़हन है। अगर मैं श्रीनगर में पारस की जगह होती और जासूसों और फौजियों से छुपना पड़ता तो क्या करती। ये बात वो जानती थी कि मैं और मेरे बेटे नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करते हैं। ढूंढने वालों की नाक के नीचे रहते हैं, दुश्मनों की बगल में छुपे रहते हैं और नजर नहीं आते। सब ये समझ रहे थे कि समदू और जासूसा पारो का कत्ल होने के बाद पारस लाल चौक में नहीं रहेगा, वहां से दूर कहीं चला जाएगा। शीतारा ने भी आखिरी बार उसके दिमाग में आकर देखा था कि वो आफरीन का हाथ पकड़कर उस इलाके से जा रहा है। इसके बाद उसने सांस रोक ली। अब वो सोच रही थी पारस ने धोखा दिया है। वो आफरीन का हाथ पकड़कर मोहल्ले से बाहर नहीं गया होगा, वहां किसी मकान में छुप गया है। मुराद अली के मकान के दरवाजे पर तमाम रात ताला पड़ा रहा। जासूस यही समझते रहे अंदर कोई नहीं, जबकि वो मकार पारस बाहर से ताला लगाकर अंदर आफरीन के साथ आराम से सो रहा होगा। उसने कमांडर के जरिए फौजी अफसर को हुक्म दिया कि वो ताला तोड़कर अंदर जाए और समदू और पारो के कातिल को गिरफ्तार करे। हुक्म की तामील की गई। ताला तोड़कर अंदर जाने के बाद मकान खाली नजर आया, पारस नहीं था। शीतारा ने झुंझलाकर कमांडर से पूछा, ये तुम्हारे फौजियों और जासूसों ने कैसी ट्रेनिंग हासिल की है? सब के सब पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, मगर सिर्फ एक शख्स को पकड़ नहीं पा रहे। ये तुम लोगों के लिए डूब मरने की बात है। वह थक हार कर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पारस ने थका मारा था, गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था। श्रीनगर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। इस बात पर तमाम अफसरान मुत्तफिक थे और शीतारा भी मानती थी कि वह श्रीनगर के बाहर नहीं गया है, शहर के अंदर ही है। शीतारा का सर चकरा रहा था। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की तो थकन और कमजोरी से नींद आ गई।